हेलो बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 6 जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वंशागति का आणविक सिद्धांत। पहले की वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था 4 ग्राफ का नियम। ठीक है, तो 4 ग्राफ का नियम क्या है आप लोग समझ चुके होंगे। जो सूत्र आते हैं उसके अंतर्गत वो भी आप समझ चुके होंगे। हम 2 न्यूमेरिकल पहले कर चुके हैं, एक मैंने करवाया था आपको ब्लैक बोर्ड पे और दूसरा मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। आज हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो कि 4 ग्राफ नियम पर ही आधारित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्रश्न पहले से ही लिख कर रखा हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें डीएनए में 40% क्या है, थायमीन है। डीएनए में उपस्थित ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई कुछ आपको यहाँ पे बात समझ में। पहले में क्या था, पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स आपने 4 ग्राफ के नियम पर जो किए थे उसमें प्रतिशत जैसी चीज़ नहीं थी। वहाँ पर आपको सिंपली न्यूक्लियोटाइड की संख्या दी गई थी और आपको फिर अन्य न्यूक्लियोटाइड की मात्रा ज्ञात करनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज दिया हुआ है। इस तरीके के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे आप। डीएनए में 40% थायमीन है, तो आपको किस चीज़ की मात्रा निकालनी है, आपको ग्वानिन की मात्रा जो निकालनी है वो किस में निकालनी है, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आपको मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब भी बच्चों इस तरीके के प्रतिशत में प्रश्न पूछे जाएं, यानी कि परसेंटेज वाले इस तरीके के प्रश्न आए, तो आपको बस एक ही सूत्र याद रखना है, वो ये है A + T + G + C बराबर 100। केवल और केवल आपको ये वाला सूत्र ध्यान रखना है, यानी कि कुल प्यूरीन और कुल पिरामिडीन का आपस में जो जोड़ होगा वो 100 के बराबर, यानी कि 100%। ये क्या चीज़ है, 100 मतलब 100 प्रतिशत, यानी कि कोई भी चीज़ हम 100 में निकालते हैं। ये चीज़ तो आप अपनी छोटी कक्षाओं में परसेंटेज जब आप गणित में पढ़ते होंगे, ये तो आप वहाँ पर भी जानते होंगे कि प्रतिशत मतलब हम कोई भी चीज़ 100 में से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक डीएनए के अंदर ये सारी चीज़ है। अगर हम सिर्फ नाइट्रोजन क्षारकों की बात करें, प्यूरीन होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और जो आपके पिरिमिडीन होते हैं वो होते हैं साइटोसिन, थायमीन। और अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में थायमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरासिल। तो आपको ये वाला सूत्र याद रखना है, ए फॉर एडिनिन, टी फॉर थायमीन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन बराबर 100। तो आपके प्रश्न में क्या चीज़ दी गई थी, प्रश्न में दिया गया है कि डीएनए में 40% थायमीन है, यानी कि थायमीन के नीचे आप लिख देंगे क्या, 40। अब आप वो चीज़ याद करो कि जब आपको ये बात बताई गई थी कि अगर थायमीन जो है, क्या वो अकेला रह सकता है, थायमीन अकेला रह सकता है, नहीं, थायमीन अकेला नहीं रह सकता। वो किसके साथ जोड़ी बनाता है, अपनी एडिनिन के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, एडिनिन के साथ। यहाँ पर अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो एडिनिन जो है वो थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। अगर ग्वानिन की बात करें तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा। ये तो आप पहले भी समझ चुके, पहले के वीडियो में जो न्यूमेरिकल आपने किया था ये आप जानते हो कि अगर डीएनए में मान लो 30 एडिनिन है तो 30 ही आपके थायमीन होंगे, और अगर आपके डीएनए में ग्वानिन मान लो 40 हैं तो साइटोसिन भी आपके 40 ही होंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही बात है, यहाँ पर जो थायमीन है वो 40 है, तो इसका मतलब थायमीन का जोड़ीदार कौन है, एडिनिन। तो एडिनिन में कितने हो जाएंगे, 40। कितने हो जाएंगे, 40। ये चीज़ ऐसे की ऐसी उतार दी, G + C बराबर 100। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब बस सिंपल है, 40 + 40 यानी कि 80 + G + C बराबर 100। ठीक है, सिंपल गणित है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। G + C यानी कि 100 - 80, 100 - 80 यानी कि कितना आ गया, 20। ये सब कुछ परसेंटेज में निकल रहा है, भले मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिख रही, लेकिन यहाँ पे 100
की बात हो रही है। तो यानी कि 40% थे यहाँ पे, लेकिन हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम संख्या उतार रहे हैं। तो ये आ गया आपका G+C 20। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है, ग्वानिन की मात्रा निकालनी है प्रतिशत में। अब वही चीज़ करनी है, 20 है दोनों, और ग्वानिन और साइटोसिन क्या होंगे यहाँ पर, आधे आधे हो जाएंगे। यानी कि ग्वानिन हो गया 10 और साइटोसिन भी हो गया 10, तभी तो दोनों मिलाकर 20 होंगे, तभी तो दोनों का जोड़ 20 होगा। यानी कि 20 है, हमने आधा आधा बांट दिया ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। 20 है तो ग्वानिन भी हो गया 10 और साइटोसिन भी हो गया आपका 10। तो इस तरीके से ग्वानिन की मात्रा प्रतिशत में कितनी निकल गई, आंसर क्या आ गया, आंसर हो गया इसका 10%। क्या चीज़ है ये, ग्वानिन। ग्वानिन की जो मात्रा निकली है वो कितनी निकली है, 10%, 10% इसका आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस तरीके का एक प्रश्न दूंगी जो आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो जब भी डीएनए में प्रतिशत वाली चीज़ आए, यानी कि थाइमीन के बारे में पूछा जाए, ग्वानिन की मात्रा निकाली जाए, तो जहाँ पर भी आप प्रतिशत चीज़ देखो तो सिंपली आपको उठा के ये सूत्र लिखना है, A+T+G+C = 100। ठीक है, अगला जो है हम कुछ छोटे छोटे शब्दों का मीनिंग जानेंगे, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो पहला टॉपिक है इसमें डीएनए का विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण। डीएनए का विकृतीकरण व पुनः आकृतीकरण, तो इसे कहेंगे हम इंग्लिश में, इस टॉपिक को कहेंगे डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है बच्चे, तो जो अभी हमें टॉपिक पढ़ना है, पहले मैं इसे आपको समझा देती हूँ, फिर इनके बारे में थोड़ा सा लिखवा भी दूँगी। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, विकृति और आकृति। विकृति का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टूट जाना। आकृति मतलब कोई चीज़ नई बन जाना। अब डीएनए की बात हो रही तो डीएनए का टूटना क्या कहलाता है, विकृतीकरण। डीएनए में किस चीज़ का टूटना, हाइड्रोजन बंध का टूटना। ठीक है, एक बार इसे हम चित्र के द्वारा भी समझते हैं। आप लोग जानते हो ये है डीएनए का एक नॉर्मल सा सामान्य सा चित्र मैंने बनाया है। आपको पता है यहाँ पर इस तरीके से नाइट्रोजन क्षारक जुड़े रहते हैं। क्या जुड़े रहते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन क्षारक जुड़े रहते हैं। इनके मध्य क्या होते हैं, इनके मध्य ये होते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या होते हैं इनके मध्य, हाइड्रोजन बंध होते हैं, ये आपको पता है। तो डीएनए के विकृतीकरण में क्या होता है, डीएनए को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। यानी कि डीएनए को गर्म किया, तो गर्म करने के बाद हाइड्रोजन बंध जो है वो टूट जाते हैं, बीच में से वो टूट जाते हैं एक दूसरे से। जो नाइट्रोजन क्षारक जो है, मान लो जैसे ये है एडेनिन जो है, ये थाइमिन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, विकृतीकरण के द्वारा इनके मध्य ये बंध टूट गया, ए अलग हो गया और टी अपना अलग हो गया। यही बात जी और सी के साथ भी है। विकृतीकरण के बाद यानी कि डीएनए को गर्म करने के बाद जो बंध है, बीच में से जोड़ जो है, जो रस्सी है एक तरीके की इनके बीच में, वो टूट जाती है। ऐसा नहीं कि आप समझेंगे रस्सी ही है, मैं तुलना कर रही हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन बंध की रस्सी के साथ। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, हमें किसी धागे को तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे बीच में से गर्म करते हैं, तो गर्म करके जो धागे होते हैं वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। तो सेम यही बात यहाँ पर इसके साथ है। तो जब हाइड्रोजन बंध अलग हो जाते हैं डीएनए में, तो उसके लिए हम कौन सी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं कि डीएनए का
विकृतीकरण हो गया है। ठीक है, अब अगला जो है वो है पुनः आकृतिकरण। पुनः आकृतिकरण का मतलब क्या हो गया, पहले हमने गर्म किया था डीएनए को, अब क्या करेंगे, डीएनए को ठंडा करेंगे। तो जब डीएनए को ठंडा किया तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से जुड़ जाते हैं, यानी कि दोबारा से इनके मध्य बॉन्ड बन गए। तो इसे अब हम क्या नाम देंगे, पुनः आकृतिकरण, डीएनए का पुनः आकृतिकरण। तो जो मैं अभी बोल रही थी वो आपको लिखवा देती हूँ, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहेंगे। ठीक है, ये हमें लगता है कि हमने अपने दिमाग में बसा लिया, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने नोट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं लिखवा रही हूँ वो तो है ही, आपको किताब से पढ़ के भी अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो डीएनए को गर्म करने के पश्चात डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इसे डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए का विकृतीकरण। यहाँ पर क्या किया, गर्म किया है। तो जितने भी ऐसे इम्पॉर्टेंट शब्द होते हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं, भले ही मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने पहले के वीडियोस में भी इस तरीके के कोई अंडरलाइन चीज़ नहीं की है और आपको लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, तो उन्हें बच्चों आप लोगों को अलग से हाईलाइट ज़रूर करना है, या तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन। ये सारी चीज़ मैं आपको क्लास में भी समझाती हूँ, जैसे कि 11th क्लास में था, सेम यही चीज़ आपको 12th में बरकरार रखनी है। तो डीएनए को जब गर्म किया गया तो डीएनए के जो नाइट्रोजन क्षारक हैं उनके मध्य क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो थे, हाइड्रोजन बंध जो थे वो टूट गए। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, डीएनए का विकृतीकरण। अगला आप लिख लीजिए पुनः आकृतिकरण, जो कि डीएनए के बारे में ही है। इसके बारे में लिखेंगे, डीएनए को ठंडा करने पर डीएनए के जुड़ जाते तो ये हो गया डीएनए का पुनः आकृतिकरण। इसमें क्या किया गया, मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। डीएनए को ठंडा किया गया, जिससे नाइट्रोजन क्षारक के जो हाइड्रोजन बंध पहले टूट चुके थे वो फिर से को आप पुनः भी लिख सकते हैं, फिर से वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, डीएनए का पुनः आकृतिकरण। इंग्लिश में कहते हैं रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए होते हैं बच्चों, अगर आकृति के हिसाब से देखें, आकार के हिसाब से देखें,
ठीक है। तो आकार के हिसाब से जो है या आकृति के हिसाब से जो है वो डीएनए क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के डीएनए। ये आज के इस वीडियो में हम अपने छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो एक साथ कवर कर रहे हैं, यानी कि अगले के जो वीडियोस होंगे हमारे उसमें लंबे लंबे टॉपिक चलेंगे काफ़ी। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ना डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी कि हम पढ़ेंगे अनुलेखन प्रक्रिया के बारे में, जो काफ़ी बहुत सारे स्टेप्स है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो। फिर हम पढ़ेंगे अनुवादन क्या होता है, फिर देखेंगे मतलब कैसे प्रोटीन लास्ट में निर्मित हो जाता है। तो वो सारे काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे। तो आज में इसमें हम छोटे छोटे टॉपिक ख़त्म कर लेंगे कि डीएनए का विकृतीकरण क्या है, रेखाकार या यानी कि ये 2 प्रकार के डीएनए क्या होते हैं, कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए का मतलब क्या है, ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो 2 प्रकार के जो डीएनए होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है रेखाकार डीएनए। रेखाकार डीएनए, इसमें क्या हुआ, डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण हो गया इसका यूकैरियोटिक कोशिका। आपको पता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अंदर यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको मुझे बताना है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो जो रेखाकार डीएनए क्या है, रेखाकार डीएनए वही है जो आप वॉटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल में आपने चित्र देखा था, आपने बनाया भी है अपनी कॉपी में, उसी को कहते हैं रेखाकार डीएनए। यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ तो ये है आपका 5', इसका जो अंतिम सिरा होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 3'। ऐसे ही इसका ये वाला होगा 3' और इसका जो अंतिम सिरा है या आप छोर बोल सकते हो वो क्या है, 5'। तो इसमें आप देख सकते हैं ये दोनों छोर यानी कि 5' और 3' ये स्वतंत्र हैं। ऐसे ये 5' और 3' यहाँ पर ये स्वतंत्र हैं। ऊपर के ये वाले कहीं जुड़े नहीं है, इनका कहीं जुड़ाव नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से कुंडली मार के हैं ये दोनों रज्जु का आपस में, और ये स्वतंत्र है। 5' अलग है, 3' अलग है। यहाँ पर भी नीचे देखें तो 5' अलग है, 3' अलग है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेखाकार डीएनए। अब देखते हैं अगला प्रकार कौन सा है डीएनए का। अगला प्रकार जो है वो है वृत्ताकार डीएनए, या जिसे हम वृत्ताकार भी कहते हैं, यानी कि तरीके से वृत्ताकार डीएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए के दोनों डीएनए के दोनों छोर स्वतंत्र नहीं होते। डीएनए के दोनों छोर जो है वो कैसे स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण हो गया इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में। तो इसमें क्या हुआ, वृत्ताकार डीएनए में जो दोनों छोर हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे, मैं आपको चित्र के द्वारा भी समझाऊंगी। पहले आप देख लीजिए उदाहरण, ये कहाँ पर पाया जाता है इस प्रकार का डीएनए, ये प्रोकैरियोटिक जीव में, या कह सकते हैं उन जीवों की कोशिकाओं में जो कि प्रोकैरियोटिक हैं,
उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में भी ये पाए जाते हैं। बच्चों, आप लोग को पता है कि डीएनए कहाँ पर है? मेनली हमारी कोशिका के केंद्रक में। हमारी कोशिका के केंद्रक में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रक में ही डीएनए है। डीएनए केंद्रक में तो है ही, लेकिन साथ में वो कुछ मात्रा में कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और लवक में भी होता है। अब जो हमारी कोशिका के केंद्रक में है वो तो कैसा होता है? रेखाकार डीएनए है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में जो डीएनए पाया जाता है वो कौन सा है? वृत्ताकार डीएनए है। आप चाहो तो अपनी 11th क्लास में जब आपने कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी कोशिकांगों के बारे में बताया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। तो आप चित्र में देखेंगे कि वहाँ पर डीएनए का जो शेप बनाया गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, लवक प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड के कई टाइप हैं, उनमें से क्लोरोप्लास्ट एक है। तो चित्र में आप ज़रूर देखेंगे कि वो आकार कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हम ये कह देते हैं ना कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक में होता है। केंद्रक में तो है ही, लेकिन और भी कई जगह पाया जाता है कोशिका के, यानी कि कोशिका के जो विभिन्न कोशिकांग हैं उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है और लवक में भी डीएनए। वो कैसा होता है? वो इस तरीके का होता है। इस तरीके के होते हैं ये। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका कोई छोर जो है वो स्वतंत्र नहीं है, कोई छोर यहाँ पर फ्री नहीं है, ये आपस में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या फिर यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने यूकैरियोटिक में अपना एक उदाहरण दे दिया। मनुष्य जो है, हम जो हैं, हमारे अंदर किस प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। तो हमारी कोशिका के केंद्रक में तो रेखाकार डीएनए है, लेकिन हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में कैसा डीएनए है? इस प्रकार का डीएनए, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। और इस तरीके से आपको पता ही है बीच में क्या है? नाइट्रोजन क्षारक रहते हैं। क्या होते हैं ये? नाइट्रोजन क्षारक रहते हैं बीच में। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है। अब ये जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है, कोडिंग व नॉन कोडिंग डीएनए क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। कोडिंग डीएनए एवं नॉन कोडिंग कोडिंग डीएनए एवं नॉन कोडिंग डीएनए। तो डीएनए का सबसे पहले हम कोडिंग डीएनए के बारे में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कोडिंग डीएनए के बारे में लिखते हैं। डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो आरएनए का निर्माण करता है। आपको मैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बना। आप एमआरएनए भी कह सकते हैं, नॉर्मली आप आरएनए भी कहेंगे तो भी चलेगा। तो क्या होता है, प्रोसेस क्या है, आपको याद होगा, डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। याद आ रहा है, पहले के वीडियो में हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि डीएनए का वह भाग, डीएनए तो बहुत लंबा है, तो डीएनए के सारे भाग का इस्तेमाल नहीं होता आरएनए के निर्माण में, सिर्फ थोड़े से भाग का मतलब हेल्प लेनी पड़ती है हमें आरएनए के निर्माण में। ठीक है, तो डीएनए का वह भाग जो कि आरएनए का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कोडिंग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कोडिंग डीएनए कहते हैं। ठीक है,
इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे एक्सॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सॉन्स। तो ये आपको दो नाम पता चल गए कि कोडिंग डीएनए और एक्सॉन्स एक ही है, पर्यायवाची हैं ये। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए एक्सॉन्स, तो आपको सोचना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि अच्छा कोडिंग डीएनए की यहाँ पर बात पूछी जा रही है। तो डीएनए का वह भाग जो कि आरएनए के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कोडिंग डीएनए, और या फिर एक और नाम है एक्सॉन्स। इंग्लिश में EXONS कहते हैं और एक्सॉन्स मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है। तो नॉन कोडिंग डीएनए क्या है, अब देखते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है? डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग डीएनए। इसका एक और नाम है, इसे इंट्रॉन्स भी कहते हैं। इसे इंट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता, आपको ध्यान रखना है, नॉन का मतलब होता है हिंदी में नहीं। ठीक है, जहाँ पर भी नॉन शब्द आप देखें तो तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पर मना हो रही है किसी चीज़ की, वो चीज़ नहीं हो रही है वहाँ पे। तो डीएनए का वह भाग जो आरएनए के निर्माण में भाग नहीं लेता है उसे हम या तो नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं या फिर सिंपली हम इंट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों डीएनए में ये चीज़ अरेंज रहती है। मान लो ये हो गया आपका एक्सॉन, ये मैंने एक डीएनए की संरचना बनाई है इस तरीके से। ये हो गए एक्सॉन्स, ठीक है, ये हो गए आपके एंड्रॉन्स, ठीक है, फिर ये हो गया एक्सॉन, फिर ये हो गए एंड्रॉन। तो इस तरीके से डीएनए में ये अरेंज होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, वो आगे हालांकि आप टॉपिक में पढ़ोगे कि कैंची होती हैं कुछ, ठीक है, रासायनिक कैंचीज होती है जिनकी मदद से हम इन एंड्रॉन्स वाले हिस्सों को हटा दिया जाता है। तो सिर्फ क्या रह जाता है? एक्सॉन वाला हिस्सा, क्योंकि एक्सॉन ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, एक्सॉन्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आरएनए का निर्माण तभी हो सकता है क्योंकि एक्सॉन्स जो हैं वो ही तो आरएनए का निर्माण करते हैं। एक्सॉन्स यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कोडिंग डीएनए की। ठीक है, तो अभी हालांकि और भी टॉपिक्स थोड़े से रह गए हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। हम देखेंगे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, और बाकी की और भी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।